ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਯੂਐਸਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ। रूस ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖੇ ਪੀਐਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਮਰੀਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखने आया हूं कि अभी हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के बाद दो पार्टियों की सरकारें बनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 16 मार्च को श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी। 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए, अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी से ठीक हो नहीं रहे। पूरी तरह से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए, बेच दिए और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। फिर आम आदमी जाएगा कहां? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, आम आदमी कहां जाएगा? इधर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हुए भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोका कि मनमर्जी से नहीं बढ़ाओगे, और उधर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस को मनमाने तरीके से बढ़ाने से रोका गया। इसके पहले दिल्ली में भी हर साल मनमर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बढ़ा देता था। कोई 10%, 15%, 30% तक फीस बढ़ा देते थे। कुछ लोग तो दोगुनी डेढ़ गुनी फीस कर देते थे। लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगी और पिछले 7 साल में जिन स्कूलों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों से जमा करके, पेरेंट्स से अपने खातों में जमा कर रखे थे, सबको फीस बढ़ाने से रोका, किसी को फीस नहीं बढ़ाने दी। और फिर सिस्टम ये बना दिया कि जिस स्कूल को फीस बढ़ानी है वो सरकार से परमिशन मांगेगा, सरकार उसके खाते चेक करेगी उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसको वास्तव में फीस बढ़ाने की जरूरत है, उसको सैलरी देने के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत है क्या, ये सारे खाते चेक करके उसके बाद किसी स्कूल को परमिशन दी जाती है फीस बढ़ाने की। पंजाब में भी इसी तरह से बंद कर दी गई। भगवंत मान जी की सरकार बनने से पहले वहां भी खुली छूट थी, कानून बना रखा था कि खुली छूट है फीस बढ़ाने की, लेकिन भगवंत मान जी ने आके उस खुली छूट को बंद किया। केजरीवाल जी ने 7 साल से बंद किया उस खुली छूट को, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आते ही खुली छूट दोबारा से दे रही है। ये आम आदमी के साथ धोखा है।
महंगाई बढ़ रही है, मैं फिर से कहता हूं महंगाई बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों का कोविड के बाद रोजगार अभी लौटा नहीं है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद लोग अपने बच्चों को चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बराबर की क्वालिटी की एजुकेशन मिले, फिर कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप सरकारी स्कूलों को बर्बाद करोगे और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का इतना मनमर्जी से फीस बढ़ाने का मौका दोगे, तो इसका मतलब आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, हितों का ध्यान रखें, इस तरह से मनमर्जी और साठगांठ पे लोगों को लुटने के लिए मजबूर ना करें उत्तर प्रदेश में। सर, एक दूसरा मुद्दा है गाजीपुर लैंडफिल साइट का आग लगी, फिर से दोबारा वहां से धुआं उठता हुआ दिखा। बीते दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ था, फाइन भी लगाया गया था, लेकिन वो रुक नहीं रहा। गाजीपुर लैंडफिल साइट दिल्ली का एक बहुत बड़ा कष्ट है। कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं और पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को केवल कूड़े के पहाड़ में ही बदला है। अब जब दिल्ली की जनता ने मन बनाया था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला के, जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल अस्पताल पे काम किए, वैसे ही इन कूड़े के पहाड़ों को ठीक करने के लिए केजरीवाल जी को मौका देंगे, वैसे ही इन्होंने चुनाव टाल दिए। ये कूड़े के पहाड़ इनके भ्रष्टाचार की वजह से लगे हुए हैं, ये पैसा खाते थे उसमें। अब जब मौका मिला था कि केजरीवाल जी आके इसको ठीक करते, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को मौका देने वाली थी, वैसे में इन्होंने चुनाव टाल दिए। तो चुनाव करवाएं, हम इसको तुरंत ठीक करेंगे। सर, बीजेपी के कुछ नेताओं पे पंजाब में फरियाद हुआ, उस पर प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया कि वो न भूलें कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में हमारी सरकार है। बचकानी हरकतें इनकी। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर यूथ चाहते हैं कि देश बदले, देश से भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो, देश से जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो और काम की राजनीति स्थान ले। दिल्ली और पंजाब पूरी तरीके से बदल रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के क्षेत्र के अंदर आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लोग आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी होने के नाते यहाँ पे जो छात्र आते हैं, पूरी दुनिया के छात्र आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देख के पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में अरुण हुड्डा जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। बीटेक, एलएलबी, एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर भी इन्होंने किया है। फॉर्मर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के, वॉलंटरी विड्रॉल लिया इन्होंने और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। अभी दिल्ली के अंदर रहते हुए इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी असेंबली ऑब्जर्वर रहे उत्तराखंड के इलेक्शन 2022 के अंदर। वर्क एज एआईसीसी असेंबली ऑब्जर्वर इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2018। वर्क एज ऑब्जर्वर ओखला असेंबली इन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 से 19। को इंचार्ज रहे एनएसए राजस्थान के 2017-18 में। कांग्रेस के स्पोक्समैन रहे हरियाणा यूथ कांग्रेस के और बहुत से अन्य पदों पर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के एक मजबूत कड़ी के रूप में वहाँ पे काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, इनके शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर यूथ के लिए जो स्कीम निकाली है और आज जो एक रोजगार का बजट दिया है, उन सब बातों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनके पिता अजयपाल हुड्डा जी ऑल हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के भी आप प्रेसिडेंट रहे, मैनेजर रहे हैं। इनकी माता, पूरा परिवार सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर लगा रहा है। इनकी मदर संतोष हुड्डा जी एक्स चेयरपर्सन इलेक्टेड रही हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के। इनके दादा चौधरी हरि सिंह हुड्डा जी फॉर्मर एक्स चेयरमैन रहे मार्केटिंग बोर्ड रोहतक के। तो पूरा परिवार रोहतक और पूरे हरियाणा के अंदर और ये खुद
हरियाणा और बाकी आसपास के प्रदेशों के अंदर पूरा अपने छात्र जीवन में राजनीति रहते हुए, डीएसयू का प्रेसिडेंट रहते हुए और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे, एनएसयूआई के चेयरपर्सन के नाते रहे। आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी हैं, हरियाणा के सह प्रभारी हैं और हरियाणा के संगठन मंत्री भी हैं। और मैं अरुण हुड्डा जी से निवेदन करूंगा पहले 2 बात अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को नमन करते हुए और उनकी राष्ट्रवादी नीतियों से, विकास के मॉडल से, छात्र और युवाओं के रोजगार के लिए जो मॉडल है उससे प्रभावित होकर और जो अच्छी साफ स्वच्छ छवि की राजनीति देश में एक कायम करने का संकल्प लिया है, उनसे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय बहुत ही यशस्वी राज्यसभा सांसद माननीय सुशील गुप्ता जी का, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी भी हैं। उन्होंने हमें आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर और साथ में महेंद्र भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय मार्गदर्शक करते रहते हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर हमारे पर हमको गले से लगाया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभाकर जी हमारे संगठन मंत्री हैं हरियाणा के, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आम आदमी पार्टी की टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया और हमारे को अपने के साथ जोड़ने के लिए वो आगे बढ़कर खड़े हुए हैं। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का, जो मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है और मेरे गांव के सब लोग हैं, जिन्होंने एक सामूहिक निर्णय लिया। जो आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में फैल रही है, इस देश को सुधारने की तरफ बढ़ रही है। जो अत्याचार हो रहे थे किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, उस चीज़ को एक चेंज करने के विज़न के साथ केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का संकल्प, सब ने एक सामूहिक संकल्प लिया है। तो मैं अपनी पूरी टीम का भी मेरे साथ धन्यवाद करता हूं, वो जो आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज देश में बहुत खराब माहौल है। युवा जहां बेरोजगार है, वहीं किसान परेशान भी है। देश की हालत चरमरा रही है पूरी। देश का युवा पूरा बेरोजगार है। जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों रोजगारों का झुनझुना बजा रहे थे, वो आज तक तो किसी को मिली नहीं। चंद आरएसएस के लोगों को मिल गई हो तो हमें उसका कुछ पता नहीं। इसी कड़ी में केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोजगार के नए आयाम पैदा किए हैं। तो ये एक पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। और जब ये दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब, हरियाणा और पूरे देश में भी हो सकता है। हमें ऐसा लगता है हम इसीलिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैंने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरे देश में घूमा हूँ। कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा चुनाव में ड्यूटियाँ रही, ऑब्जर्वर रहा हूँ। आम जनमानस के साथ संपर्क रहा है, तो उनकी भावनाओं को भांपने का काम मैंने किया और एक चीज़ महसूस की कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ सभी प्रदेश, सभी वर्ग बर्बादी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकमात्र
एकमात्र तरीका, उनको एकमात्र सहारा नजर आता है केजरीवाल जी के रूप में, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करने जा रहे हैं और इनकी लहर चल रही है। और इसी के मेरी पूरी युवा टीम भी, जैसे कहते हैं कि युवा एक बड़ा अद्भुत शब्द होता है, इसको उल्टा करे तो वायु बनता है, और ये वायु पूरे देश में केजरीवाल जी की तरफ बढ़ रही है, इनके क्रांतिकारी विचारों की तरफ, और इनकी साफ सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश का नौजवान इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। वहीं किसानों की बुरी हालत बीजेपी सरकार ने कर दी है। कहीं फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता, फसल के दाम प्रॉपर नहीं मिलते, तो ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन 2-2, 3-3 साल से पड़े रहते हैं, वो नहीं लगते। कीटनाशक दवाइयों का मूल्य तो 250 गुना तक बढ़ गया है। और ये बीजेपी सरकार किसानों को दबाने के नए नए अवसर खोजती रहती हैं। ऐसे ही एक अवसर के हम साक्षी दिल्ली के बॉर्डरों पर बने थे, जहां पर इन्होंने किसानों को कुचलने का, मारने का काम किया था। तब भी केजरीवाल जी ने और इनकी सरकार ने सारे किसानों को बॉर्डरों पर गले से लगाया और जो संभव मदद थी की थी। उस टाइम पे भी मैं कांग्रेस में रहते हुए केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का फैन हो गया था कि ये वो पार्टी है जो किसानों के लिए भी हमदर्दी रखती है, और हरियाणा में भी बीजेपी का किला तोड़कर वहां पर किसानों की सरकार बना सकती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकती है। महंगाई आज चरम सीमा पर है, आम जनमानुस और गरीब की कमर तोड़ दी है। बातें बहुत है करने के लिए, आगे करेंगे, लेकिन अंत में एक आज खूबसूरत दिन भी है, रामनवमी का दिन है। आप सब लोगों को रामनवमी की बधाई। आज एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, आज कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ निष्काम बनने के लिए। निष्काम मतलब निस्वार्थ होता। आज कुछ छोड़ रहा हूँ निष्काम बनने के लिए। प्रभु राम जी ने भी छोड़ा था श्री राम बनने के लिए। अंत में 2 पंक्तियों पर अपना निचोड़ करना चाहूँगा कि फैलने दो पंख मेरे, फैलने दो पंख मेरे, अभी इस बाज में उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समुंदर का, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझना। जितनी गहराई है अंदर, उतना बाहर तूफान बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी। अरुण जी के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के 3 प्रेसिडेंट ज्वाइन करना चाह रहे थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, एमडी यूनिवर्सिटी के छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ज्वाइन करना चाह रहे थे, परंतु पार्टी ने तय किया कि उन सबको हम रोहतक और अलग अलग जगह पर फंक्शन करके उनके गृह क्षेत्र में ज्वाइनिंग कराएंगे। आज के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई क्वेश्चन होता? सवाल अरुण से है। अरुण लंबे समय तक रहे, बहुत सारे प्रोटेस्ट में कांग्रेस की तरफ से नजर भी आया। अरुण, क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? जो कि पहले अशोक तंवर, फिर उसके बाद निर्मल सिंह, उनकी बेटी, और फिर अब आप आ रहे हैं, या फिर गुप्ता जी की सेंधमारी जो है कांग्रेस में ज्यादा तेज है? देखिए, धुआं जब भी उठता है जब कहीं आग लगी होती है, और यहाँ पॉजिटिव काम करने के लिए इतने हैं कि हमें नेगेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ खुद पहले दिन में आज पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, और जो देश के नौजवान की, एक नौजवान लीडर की सोच रहती है, मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल जी के आशीर्वाद, गुप्ता जी का, महेंद्र जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हम नौजवानों के लिए, देश के लिए काम करेंगे। अरुण, क्या कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव दिख रहा है, इसलिए आप लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन में मेरे को लीडरशिप तो सिर्फ केजरीवाल जी के रूप में दिखती है, आम आदमी पार्टी जी के रूप में दिखती है। तो लीडरशिप एक तरफा चलेगी। आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। थैंक यू। सांगी के एएस हुड्डा को तो आप ले आए हैं, बीएस हुड्डा तक की तैयारी है क्या? देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार छवि के हों, भ्रष्टाचार का जिनके आरोप नहीं हो, कैरेक्टर जिनका ठीक हो, और जिसके मन में देश को बदलने की लगन हो, उन सब का स्वागत है। ग्रुप फोटो लो जी। बहुत बधाई। अच्छा, वो लेना है।
एएनआई वाली ना, कर ले यार। ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। मित्रों, आज वासंती नवरात्रि की नौवीं तिथि है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 तिथियों में आदिशक्ति मां भगवती के विशेष अनुष्ठान का आयोजन वासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से 9 दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती, जो इस चराचर जगत की आदिशक्ति है, के अनुष्ठान पूजन के उपरांत मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुंवारी कन्याओं की पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। आज नवमी की स्थिति पर कुंवारी कन्याओं की पूजन का 9 दुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसके साथ ही नवरात्रि, वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि भी है। पूरे समाज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं, उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है, उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि
और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर आज नवमी तिथि पर हमने देवी स्वरूपा जिन कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षित रखने, अच्छा माहौल देने और उनके लिए शासन के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए लागू की गई है, उन सब को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति के माध्यम से पूरी मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई इन तमाम योजनाओं के साथ जुड़ करके हम इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस श्रद्धा भावना के साथ हम सब इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, उसी श्रद्धा भावना के साथ हम लोग मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के इस कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम इस नवमी तिथि के अवसर पर अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस पावन आदर्शों का, जो मानवीय चरित्र को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने की सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। एक भेदभाव रहित, सबको न्याय, सबको सम्मान के भाव के साथ आज केंद्र और प्रदेश सरकार जिस विश्वास के साथ राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य कर रही है, उस के साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं वासंत के नवरात्रि और रामनवमी के इस अवसर पर फिर से प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब चलिए, अब सीधे आप लोग आ जाइए। सारे लोग यहाँ से जो है सीधे अंदर चले, पहले प्रसाद ले लें। आइए सीधे चलिए आप लोग। क्या कह रहे हैं?
ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖੇ ਪੀਐਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। Remonte is a watch. Yes, remote is to, remote the watch. Yes, yes. Я такий радий, Борис, Forever Great Britain. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Нажми, дивіться. Борис. Я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію, вона врятувала нас. І я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мріяв вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. Добрый день. Майдан. The cars can move. I think he was. Я купила для друзей из Польши вот таких петушков, они были на Бородянке на шкафчике стояли, вот такие вот петушки остались, да, я хотела бы их подарить. I'm from London. No, I'm from Kharkiv. No, so sorry. Thank you very much. Is it for wine or for water? For two cockerels. Thank you very much. Дякую. І вам дякую. Thank you. Це буде Україна. Слава Україні. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਮਰੀਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਥੀਲਾ ਵਿਖੇ ਉਮੀਆ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। नमस्ते। उमिया मात की गुजरातना लोकप्रिय
મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી ભાઈ પુરુષોત્તમ રૂપાલા, રાજ્ય સરકારના સૌ મંત્રીગણ, સંસદમાં બધા મારા સાથીઓ, अन्य सभी धारासभ्यश्रीओ, पंचायतों में नगरपालिकाओं में चूंटायेला सगळे जनप्रतिनिधिओ, उमाधाम गांठीला के ना अध्यक्ष भाई वालजी भाई फळदू, अन्य पदाधिकारीगण अने समाजना दूर दूर थी आवेला सौ महानुभावों અને વિશાળ સંખ્યામાં હું માતાઓ બહેનોને જોઈ રહ્યો છું. એમને આજે મા ઉમિયાના આ 14મા પટોત્સવ વખતે વિશેષ રીતે નમન કરું છું. આપ સૌને આ શુભ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આમ તો ડિસેમ્બર મહિનામાં અમદાવાદમાં ઉમિયાધામ માતા મંદિર અને ઉમિયાધામ કેમ્પસ એના શિલાન્યાસનો મને અવસર મળ્યો હતો અને આજે ગાંઠીલામાં આવા ભવ્ય આયોજનમાં આપ સૌએ મને નિમંત્રણ આપ્યું. રૂબરૂ આવ્યો તો મને વધારે આનંદ થાત, પણ રૂબરૂ નથી આવી શક્યો. પણ દૂરથી પણ બધા જૂના જૂના જોગીઓના દર્શન થઈ રહ્યા છે, એ પણ મારા માટે ખુશીનો વિષય છે. આજે ચૈત્ર નવરાત્રિનો 9મો દિવસ છે. મારી આપ સૌને મંગલ કામના છે કે માં સિદ્ધદાત્રી આપ સૌની સારી કામનાઓ पूर्ण करे. जप तपनी भूमि एटले आपणो गिरनार अने गिरनार धाममां विराजमान मां अंबा अने ए ज रीते शिक्षा दीक्षानुं स्थान पण आ गिरनार धाम अने भगवान दत्तात्रेय ज्यां बिराजता होय आवी आ पुण्य भूमिने पण हूँ प्रणाम करूं छुं. आ माना ज आशीर्वाद छे कि आपणे बधा साथे मळीने हदा सर्वदा गुजरातनी चिंता करता रह्या छीए, गुजरातना विकासने माटे मथता रह्या छीए, गुजरातना विकास माटे हमेशा कई न कई योगदान आपता रह्या छीए अने साथे मळीने करी रह्या छे. अने मैं तो आपणी आ सामूहिकतानी शक्ति एनो हमेशा अनुभव कर्यो छे. आज ज्यारे प्रभु रामचंद्रजीनो प्रागट्य महोत्सव पण छे, अयोध्यामां तो अति भव्यतापूर्वक उत्सव मनावाई रह्यो छे, देशभरमां मनावाई रह्यो छे. ए पण आपणा माटे खूब ज महत्वनी बाबत छे. मारा माटे તમારા બધા વચ્ચે આવવાનું કંઈ નવું નથી. માં ઉમિયાના ચરણોમાં જવાનું પણ નવું નથી. શાયદ ગયા 35 વર્ષમાં એવો કોઈ અવસર નહીં આવ્યો હોય કે જેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારે તમારી વચ્ચે આવવાનું ન થયું હોય. એવી જ રીતે આજે ફરી એકવાર મને યાદ છે 2008માં હમણાં સૌએ ઉલ્લેખ પણ કર્યો અને આ લોકાર્પણ માટે મને આવવાનો મોકો મળ્યો હતો. અને આ પાવન ધામ એક પ્રકારે શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર તો રહ્યું, પણ મને જે માહિતી મળી છે એમાં એક પ્રકારે આ સ્થાન હવે સામાજિક ચેતનાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે અને ટુરિઝમનું પણ ક્ષેત્ર બની ગયું છે. મને કહ્યું કે 60થી વધારે રૂમો બન્યા છે, ઘણા બધા મેરેજ હોલ બન્યા છે,
ભવ્ય ભોજનાલય બન્યું છે. એટલે એક પ્રકારે માં ઉમિયાના આશીર્વાદથી માં ઉમિયાના ભક્તોને અને સમાજને જે કંઈ ચેતના પ્રગટ કરવા માટેની આવશ્યકતા હોય આ બધું પૂરું કરવાનો પ્રયાસ આપ સૌ દ્વારા થયો છે. અને આટલા ટૂંકા ગાળામાં 14 વર્ષ કંઈ બહુ લાંબો ગાળો ન કહેવાય, એમાં જે આટલો આપણે વ્યાપ વધાર્યો છે એના માટે સૌ ટ્રસ્ટીઓને, સૌ કરતા ધર્તાઓને અને માં ઉમિયાના બધા ભક્તોને પણ અનેક અનેક અભિનંદન આપું છું. હમણાં આપણા મુખ્યમંત્રીજીએ બહુ એક લાગણીસભર વાત કરી અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ આ ધરતી આપણી માતા છે અને હું ઉમિયા માતાનો ભક્ત હોઉં તો મને આ ધરતી માતાને પીડા આપવાનું કોઈ કારણ નથી. આપણે આપણા ઘરમાં આપણી માને કારણ વગર કઈ દવાઓ ખવડાવીએ ખરા? આપણે કારણ વગર આપણી માને જાત જાતના આજે લોહી ચડાવીએ, આજે આ ચડાવીએ, એવું કરીએ? આપણને ખબર છે કે આપણી માને જે જરૂર છે એટલું જ આપવાનું હોય, પણ આપણે ધરતીમાં માટે એમ માન્યું કે આ નાખીશ તો જે જોઈએ બધું મળશે. હવે માએ કંટાળે કે ન કંટાળે? અને એના કારણે આપણે જોયું છે કેટલી બધી મુસીબતો આવી રહી છે. આ ધરતી માને બચાવવી આપણે એક મોટું અભિયાન છે. આપણે ભૂતકાળમાં પાણીની અછતમાં જીવનારા લોકો, દુષ્કાળ એ આપણી કાયમની ચિંતાનો વિષય. પરંતુ જ્યારથી આપણે ચેક ડેમનું અભિયાન ચલાવ્યું, જળ સંચયનું અભિયાન ચલાવ્યું, પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ ડ્રીપ ઇરિગેશનનું અભિયાન ચલાવ્યું, સૌની યોજના લઈ આવ્યા, પાણી માટે મથામણ કરી. અને ગુજરાત, હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો અને બીજા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જોડે વાત કરું અને હું એમને કહું કે અમારે ત્યાં પાણી પાછળ મારે આટલું બધું ખર્ચ કરવો પડે છે, આટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે. અમારી મોટા ભાગની સરકારનો સમય પાણી પહોંચાડવામાં થતો હોય છે. તો બીજા રાજ્યોના લોકોને આશ્ચર્ય થતું હતું કારણ કે એમને આ મુસીબતનો અંદાજ નહોતો. એ મુસીબતમાંથી આપણે ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યા, કારણ આપણે એક જન આંદોલન ઊભું કર્યું. આપ સૌના સાથ સહકારથી જન આંદોલન ઊભું કર્યું અને જન આંદોલન જન કલ્યાણ માટે કર્યું. અને આજે પાણીની બાબતમાં એક જાગૃતતા આવી છે, પરંતુ મારો આજે મત છે કે આપણે જળ સંચય માટેના પ્રયત્નોમાં જરાય ઉદાસીનતા ના રહેવું જોઈએ. કારણ કે દર ચોમાસા પહેલા કરવાનું કામ છે. દર ચોમાસા પહેલા તળાવ ઊંડા કરવાના હોય, નળીઓ સાફ કરવાની હોય, આ બધા જેટલા કામ કરીશું તો પાણી આપણું સંગ્રહ થશે, પાણી ધરતી માતામાં ઉતરશે. અને એ જ રીતે હવે કેમિકલથી કેમ મુક્તિ મળે આનો વિચાર કરવો જ પડશે. નહીં તો આપણી આ ધરતીમાં આપણને એક દિવસ કહે છે ભાઈ બહુ થઈ ગયું, તું ઘેર જા, તારા મારે નથી સેવા કરવી અને કાંઈ મળશે નહીં. ગમે તેટલો પરસેવો પાડીશું, ગમે તેવા મોંઘા બીજ વાવીશું, કાંઈ નહીં નીકળે. આ ધરતી માને બચાવવી જ પડે. અને એના માટે સારું છે ગુજરાતમાં આપણા ગવર્નર એવા મળ્યા છે કે જે પૂરી તરહ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે સમર્પિત છે. અને મારી તો માહિતી છે ગુજરાતના તાલુકે જઈને એમણે અનેક ખેડૂત સંમેલનો કર્યા ખેતીની. અને મને આનંદ થયો, વચ્ચે મને રૂપાલાજી કહેતા હતા કે સાહેબ લાખોની સંખ્યામાં ખેડૂતો હવે પ્રાકૃતિક ખેતી પર વળ્યા છે અને એમને એ કરવામાં ગૌરવ થઈ રહ્યું છે. અને એ વાત સાચી છે કે ખર્ચ પણ બચે છે. અને હવે જ્યારે મુખ્યમંત્રીજી આપણને આહવાન કર્યું છે અને મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી મળ્યા છે, ત્યારે આપણા બધાની જવાબદારી છે કે એમની આ લાગણીને આપણે સાકાર કરીએ. ગુજરાતના ગામે ગામ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી માટે આગળ આવે અને જેમ હું કે કેશુભાઈ પાણી માટે ખૂબ જહેમત કરી હતી, એમ આજે ભૂપેન્દ્રભાઈ ધરતી માતા માટે જહેમત કરી રહ્યા છે. આ ધરતી માતાને બચાવવાની જે એમની જહેમત છે
એમાં ગુજરાતના સૌ અને મારી ઉમિયા માતાના ભક્તોને વિશેષ અપીલ છે. અને મેં તો જોયું છે કે જ્યારે તમે કોઈ કામ માથે લો એટલે પાછા ના પડો. મને યાદ છે ઊંઝામાં અમારે ત્યાં બેટી બચાવોની મને ભારે ચિંતા હતી. મા ઉમિયાનું ધામ હોય અને આખા ગુજરાતમાં દીકરાઓની સામે બેટીની સંખ્યા ઘટતી જ જાય ઊંઝામાં. અને એક વાર મેં ઉમિયા માતાની ચરણોમાં જઈને બધા આપણા સમાજના લોકોને ભેગા કર્યા અને મેં કહ્યું મને વચન આપો ભાઈ, હવે આપણે બેટીઓને બચાવવાની છે. અને મને આજે ગર્વ છે કે ગુજરાતમાં મા ઉમિયાના ભક્તોએ, મા ખોડલધામના ભક્તોએ અને ગુજરાતે સમગ્રતયા આ વાતને ઉપાડી લીધી. અને ગુજરાતમાં દીકરીઓને બચાવવા માટે, દીકરીઓના માના ગર્ભમાં દીકરીઓની હત્યા ન થાય એના માટે એક જાગૃતતા આવી. અને આજે આપણે જુઓ ગુજરાતની દીકરીઓ કેવું કમાલ. આપણી મહેસાણા જિલ્લાની દીકરી દિવ્યાંગ ઓલિમ્પિકમાં જઈને ઝંડો રોપી આવી. આ તાકાત આપણા ગુજરાતની દીકરીઓમાં પડી છે. અને આ વખતે તો ઓલિમ્પિકમાં જે દીકરીઓ ગઈ હતી, જે બધા ખેલાડીઓ ગયા એમાં 6 તો ગુજરાતની દીકરીઓ હતી. કોને ગર્વ ના થાય? કોને ગર્વ ના થાય? અને એટલા માટે મને લાગે છે કે જે મા ઉમિયાની ભક્તિ સાચી આપણી આ છે કે આ તાકાત આપણામાં ઊભી નીકળે અને એ તાકાતના આધારે આપણે આગળ વધીએ. પ્રાકૃતિક ખેતી ઉપર જેટલું જોર આપીશું અને ભૂપેન્દ્રભાઈને જેટલી આપણે મદદ કરીશું, આ ધરતી માતા આપણી લીલીછમ થવા માંડશે. તમે જોજો. અને ગુજરાત ખીલી ઉઠશે. આજે તો આગળ વધ્યું જ છે પણ ઓર જરા ખીલી ઉઠશે. એવું એક મારા મનમાં બીજું કામ વિચાર આવે છે. આપણા ગુજરાતમાં બાળકો કુપોષિત હોય એ આપણને પાલવે નહીં. ઘણીવાર ઘરમાં જ માં કહેતી હોય કે આ ખા, પણ છોકરા કહે ના મને આ નથી ભાવતું, મારે નથી ખાવું. અને એવું તેવું ખાય એટલે કંઈ ગરીબી ના હોય પણ ખાવાની ટેવો એવી કે શરીર વળે જ નહીં. હવે તમે વિચાર કરો કે આવી સ્થિતિ થાય, દીકરી આપણી એનિમિયા કન્ડિશનમાં હોય અને 20, 22, 24 વર્ષે પરણે તો એના પેટમાં સંતાન કેવું મોટું થાય. જો માં સશક્ત ના હોય તો સંતાનનું શું થાય? અને એટલા માટે દીકરીઓની સ્વાસ્થ્યની ચિંતા વિશેષ કરવી જોઈએ અને ઇન જનરલ બધા જ બાળકોની કરવી જોઈએ. અને હું માનું છું કે મા ઉમિયાના સૌ ભક્તોએ ગામો ગામ 5-10 બાળકો હશે, ગમે તે સમાજનો હોય, એ હવે કોઈ પણ હિસાબે કુપોષણથી પીડાતો નહીં રહે એની અમે ચિંતા કરીશું. આનો વિચાર આપણે બધાએ કરવો જ જોઈએ. કારણ કે જો બાળક સશક્ત હશે ને તો કુટુંબ પણ સશક્ત થશે, સમાજ પણ સશક્ત થશે ને દેશ પણ સશક્ત થશે. અને એટલા માટે મારે, તમે આ પટોત્સવ કરો છો ને આજે ઘણા બધા બ્લડ ડોનેશન બધા કાર્યક્રમ કર્યા છે. હવે તમે એવું કરો, ગામો ગામ મા ઉમિયા દ્વારા, ટ્રસ્ટ દ્વારા તંદુરસ્ત બાળ સ્પર્ધા થાય. 2, 3, 4 વર્ષની ઉંમરના બધા બાળકોની તપાસ થાય અને તંદુરસ્ત હોય ને ઇનામ આપવાનું. આખું વાતાવરણ બદલાઈ જશે. નાનું કામ પણ આપણે સરસ રીતે કરી શકીએ. હવે મને કહ્યું કે અહીંયા ઘણા બધા લગ્ન માટેના સભાગૃહ બન્યા છે. હવે કે 12 મહિના તો લગ્ન ના હોય, એમાં તો ઘણા દિવસે આપણા ત્યાં પડતર હોય. એ જગ્યાનો ઉપયોગ શું થાય છે? આપણે ત્યાં કોચિંગ ક્લાસ ચલાવી શકીએ બાળકો માટે. ગરીબ બાળકો આવે એમને કોઈ કોચિંગ, આપણા જ સમાજના લોકો આગેવાન આવે એમને ભણાવે 1 કલાક માટે, 2 કલાક માટે. જગ્યાનો ખૂબ ઉપયોગ થશે. એ જ રીતે સરસ મજાનું યોગ કેન્દ્ર ચાલુ થઈ શકે. રોજ સવારે મા ઉમિયાના દર્શન પણ થઈ જાય, 1 કલાક 2 કલાક યોગના કાર્યક્રમો થાય અને આ જગ્યાનો સરસ ઉપયોગ થાય. એક જગ્યાનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય તો જ આ સાચા અર્થમાં સામાજિક ચેતનાનું કેન્દ્ર બને. એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ આઝાદીના 75 વર્ષ, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો કાળ છે. એક પ્રકારે આપણા માટે આ બહુ જ મહત્વનો કાલખંડ છે.
2047 જ્યારે દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવે ત્યારે આપણે ક્યાં હોઈએ, આપણું ગામ ક્યાં હોય, આપણો સમાજ ક્યાં હોય, આપણો દેશ ક્યાં પહોંચ્યો હોય, આ સપન અને સંકલ્પ દરેક નાગરિકમાં પેદા થવો જોઈએ. અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી એવી ચેતના ઊભી કરી શકીએ આપણે કે જેના કારણે સમાજમાં સાત અર્થમાં કોઈ એવા ઉમદા કામો થાય જે ઉમદા કામો કર્યાનો સંતોષ આપણી નવી પેઢીને મળે. અને એટલા માટે એક નાનકડો વિચાર મારા મનમાં આવ્યો છે. આમ તો મેં સરકારમાં પણ કહ્યું છે, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે દરેક જિલ્લામાં 75 આઝાદીના 75 વર્ષ છે નિમિત્તે 75 અમૃત સરોવર બનાવી શકીએ આપણે. ક્યાંક જૂના હોય એને જરા મોટા કરીએ, ઊંડા કરીએ, સારા કરીએ. એક જિલ્લામાં 75. આપ વિચાર કરો કે આજથી 25 વર્ષ પછી જ્યારે શતાબ્દી મનાતી હશે ને ત્યારે એ પેઢી જોશે કે બે 75 વર્ષ થયા ત્યારે અમારા ગામના લોકોએ આ તળાવ બનાવ્યું હતું. અને કોઈ પણ ગામમાં તળાવ હોય એટલે તાકાત જ હોય. પાટીદાર પાણીદાર બને ત્યારે જ્યારે પાણી હોય. અને એટલા માટે આપણે પણ આ 75 તળાવોનું એક અભિયાન માં ઉમિયાના સાનિધ્યમાં આપણે લઈ શકીએ. એક જિલ્લામાં 75. અને મોટું કામ નથી. એક વાર આપણે તો લાખોની સંખ્યામાં ચેકડેમ બનાવેલા એવા લોકો છીએ આપણે. આપ વિચાર કરો કેટલી મોટી સેવા થશે. અને 2023 ઓગસ્ટ 15 એ પહેલા કામ પૂરું કરીએ. સમાજને કાયમ માટે પ્રેરણા મળે એવું કામ. હું તો કહું દર 15 ઓગસ્ટે એ તળાવ પાસે ઝંડારોપણ પણ થવું જોઈએ, જેથી કરીને યાદ રહે કે આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે આ તળાવ બન્યું હતું. અને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ ગામના વડીલ જોડે, સરકારી માણસ જોડે નહીં. અમારા જેવા નેતાઓને નહીં બોલાવાના, ગામના વડીલોને બોલાવાના. અને ગામના વડીલના હસ્તે આ ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ કરાય. અગર જો આપણે સામાજિક ચેતનાનું કામ કરવું હોય સમાજના બધા લોકોને. હવે આજે ભગવાન રામચંદ્રજીનો જન્મદિવસ છે. આપણે ભગવાન રામચંદ્રજીને યાદ કરીએ તો આપણને શબરી યાદ આવે, આપણને કેવટ યાદ આવે, આપણને નિષાદ યાદ આવે, નિષાદ રાજા યાદ આવે. સમાજના આવા નાના 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 લોકોના નામ ખબર પડે કે ભગવાન રામ એટલે આ બધું. એનો અર્થ એ થયો કે સમાજના છેવાડાના માનવીને જે સાચવે એ કાળક્રમે લોકોના મનમાં આદરનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. માં ઉમિયાના ભક્તો સમાજના છેવાડાના માનવીને પોતાના માને. દુખિયારા, ગરીબ, પછાત જે કોઈ હોય, કોઈ પણ સમાજના હોય, ભગવાન રામ ભગવાન અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે કહેવાયા. એના મૂળમાં સમાજના નાના નાના લોકો છે ને એમના માટે જે રીતે જીવ્યા અને એમની વચ્ચે જીવ્યા એનો મહિમા નાનો નથી. માં ઉમિયાના ભક્તો પણ આપણે તો આગળ વધીએ જ, પણ કોઈ પાછળ ન રહી જાય એની એ ચિંતા કરીએ તો જ આપણું આગળ વધેલું લેખે લાગે. નહીં તો પાછળ નહીં જાય, આગળ વાળાને પાછું ખેંચે. એટલે આપણે મહેનત વધારે પડે. પણ પાછળવાળાને જોડે જોડે હલાવતા જઈએ ને તો આપણે આગળ નીકળી જઈએ. અને એટલા માટે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ, આજે ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ અને માં ઉમિયાનો આ પાટોત્સવ, અને આટલી મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઊભી થઈ છે ત્યારે આપણે જે તેજીથી આગળ વધવા માંગીએ છીએ. આપ જો કોરોના કેવડું મોટું સંકટ આવ્યું અને હજુ સંકટ ગયું છે એવું તો આપણે માનતા જ નથી. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ડોકાય તો છે જ, અને ક્યારે ક્યાં આવી પહોંચે એ ખબર નથી પડતી. બહુ બહુરૂપિયા છે આ બીમારી.
અને એની સામે ટકવા માટે લગભગ 185 કરોડ ડોઝ દુનિયાના લોકો જ્યારે સાંભળે તેમને આશ્ચર્ય થાય છે. એ કેમ શક્ય બન્યું? આપ સૌ સમાજના સૌના સહકારના કારણે. અને એટલા માટે આપણે જેટલા મોટા પ્રમાણમાં જાગૃતિ લાવીશું. હવે સ્વચ્છતાનું અભિયાન સહજ આપણો સ્વભાવ કેમ ના બને? પ્લાસ્ટિક નહીં વાપરીએ આ સ્વભાવ કેમ ના બને? સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક આપણે નહીં વાપરીએ. ગૌ પૂજા કરીએ આપણે, મા ઉમિયાના ભક્ત હોય, પશુ પ્રત્યેનો આદર હોય, પણ એ જો પ્લાસ્ટિક ખાય તો એની શું દશા થાય? એ પ્લાસ્ટિક કોણ ખવડાવે છે? આપણે વાપરી છે ફેંકી દઈએ છીએ, એટલે ગાય ખાય છે. હવે આ મા ઉમિયાના ભક્ત તરીકે આપણને પાલવે જ નહીં. અને આ બધી બાબતો લઈને જો આપણે આગળ વધીશું, અને મને આનંદ થયો કે આજે તમે બધા સામાજિક કામો જોડ્યા છે. પાટોત્સવ જોડે પૂજા પાઠ, શ્રદ્ધા, આસ્થા, ધાર્મિક જે થાય છે, પણ એના કરતાં વધારે તમે આખી યુવા પેઢીને જોડીને, ચાહે બ્લડ ડોનેશનનો કાર્યક્રમ હોય, બાકી અન્ય કાર્યક્રમો હોય, ખૂબ મોટું કામ ઉપાડ્યું છે. મારી તરફથી આપ સૌને અનેક અનેક શુભકામનાઓ છે. આપની વચ્ચે આવવાનો મોકો મળ્યો, દૂરથી સહી, પણ મારા માટે બહુ આનંદનો વિષય છે. ખૂબ ખૂબ આપ સૌને અભિનંદન. મા ઉમિયાના ચરણોમાં પ્રણામ. ધન્યવાદ. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।